अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आसिफ है। आज जो लेक्चर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कार्डिक साइकिल पे है और टैकीआरिथमियाज पे है। एट्रियल फिब्रिलेशन, एसवीटी, वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम, ये सारी चीज़ें मैं आज आपसे डिटेल में डिस्कस करूँगा। अगर जहन में क्वेश्चन आए तो कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि तमाम वीडियोज़ आपको टाइमली पहुँचती रहें। ये वीडियोज़ आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करने में और बहुत सारे एग्ज़ाम्स पास करने में हेल्प करेंगी। आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हार्ट है उसका पंप करना एक फंक्शन ज़रूर है, मगर पंप करने के लिए मायोसाइट्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि मसल सेल्स। हार्ट की जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब फंक्शन करना, काम करना मसल्स का काम है, जिसको आप मायोकार्डियम भी कह सकते हैं, जो लेयर है। अब इनको किस स्पीड के ऊपर एक्ट कराना है, वो कंडक्टिव सिस्टम में एस ए नोड है, साइनो एट्रियल नोड, जो इम्पल्सिस को भेजेगा ऐसे तरीके से कि वो सारे एट्रिया में इलेक्ट्रिक करंट को फैला दे। बेसिक मकसद क्या है? कंट्रैक्शन कराना। एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में ये जो ब्लू लाइन है, यहां से इलेक्ट्रिक इम्पल्स नहीं पास हो सकती सिवाय एक चैनल के, जिसे एवी नोड कहते हैं। ये इलेक्ट्रिकल करंट ऐसे नोड से विल ट्रेवल टू दी एवी नोड। वहां से दो बंडल अराइज करते हैं, जिसे बंडल ऑफ हिस कहते हैं। ये बंडल ऑफ हिस फिर पर्किंजे फाइबर्स ओरिजिनेट करता है। ऐसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस और फिर पर्किंजे फाइबर्स, ये सारा का सारा एक नेटवर्क है जिसे स्पेशलाइज्ड कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट कहा जाता है। यहां से इम्पल्स एट्रिया में और पर्किंजे फाइबर्स से इम्पल्स वेंट्रिकल्स की तरफ ट्रांसफर होती है। आप इसे ऐसे समझ लें कि इलेक्ट्रिकल करंट की वजह से पहले एट्रिया कंट्रैक्ट करते हैं, और जब ये एवी नोड के थ्रू पर्किंजे फाइबर्स पे जाता है तो फिर दोनों वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करते हैं, तो ब्लड एक खास तरीके से आगे की तरफ पुश होता रहता है। मसल्स में ये कंडक्टिव सिस्टम का तरीकाकार क्या है कि ये एक कार्डिक मसल सेल है जिसके अंदर पोटेशियम लीकी चैनल्स हैं। सोडियम अंदर से बाहर मूव कर जाता है और पोटेशियम अंदर मूव कर जाता है बिकॉज ऑफ अ स्पेशल पंप जो एटीपी यानी एनर्जी पे काम करता है। 3 सोडियम गोज आउट, 2 पोटेशियम कम्स इन। तो चूंकि पॉजिटिव ज्यादा बाहर चला गया है और अंदर नेगेटिव ज्यादा रह गया है, प्लस कुछ हद तक पोटेशियम के पॉजिटिव सेल्स मजीद बाहर आ गए हैं, तो इसकी वजह से बाहर पॉजिटिव ज्यादा है और अंदर नेगेटिव ज्यादा है। अंदर के पोटेंशियल को कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब अंदर चूंकि नेगेटिव ज्यादा होता है, तो इसको हमने नोट किया है कि दिस इज 90 मिलीवोल्ट्स। तो जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, इसकी बेसिस दो चीजें हैं। एक 3 सोडियम 2 पोटेशियम एटीपी वाला पंप है, और दूसरा है पोटेशियम लीकी चैनल्स। अब एक कार्डियक सेल जिसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आकर नहीं
अटैच हुई है, नहीं आके पहुंची है मसल सेल तक, यानी यहाँ से स्टार्ट होके, फर्ज करें हम मायोकार्डियम की बात कर रहे हैं, एट्रिया की नहीं कर रहे फिलहाल, तो उसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल -90 मिली वोल्ट्स है। ये रहा, मैंने इसको रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिनोट कर दिया। अब जब एक इलेक्ट्रिकल कार्डियक इम्पल्स यहाँ पर पहुंचेगी तो यहाँ पर खास किस्म के चैनल्स ओपन होंगे जिन्हें कहते हैं वोल्टेज गेटेड, यानी खास वोल्ट का गेट ओपन होगा, सोडियम चैनल्स। तो द मोमेंट दे ओपन, बाहर सोडियम ज्यादा है, अंदर कम है, तो सोडियम फॉर्म फॉरन किधर चला जाएगा, सेल के अंदर चला जाएगा और इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाएगा। वो -90 है, करते 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 +0 और इससे भी जाके +20 तक चला जाएगा। इतनी ज्यादा पॉजिटिव आयंस अंदर जाने की वजह से मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा, डीपोलराइज हो जाएगा। ये डीपोलराइज के लफ्ज को भी समझ लें, बहुत मुश्किल नहीं है, तो आसान हो जाएगा। पोलर कहते हैं नेगेटिव को, तो पोलर कहाँ था, डीपोलर कहते हैं नेगेटिव ना रहना, यानी कि पॉजिटिव हो जाना। तो डीपोलराइजेशन का मतलब ये है कि नेगेटिव नहीं रहा बल्कि पॉजिटिव हो गया है। क्या चीज़ पॉजिटिव हुई है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल +20 मिली वोल्ट्स पे चला गया है। इसको डीपोलराइजेशन कहते हैं ऑफ दी मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब इस डीपोलराइजेशन का फायदा क्या है, मकसद क्या है, जब तक डीपोलराइजेशन रहेगी मसल ने कॉन्ट्रैक्ट करना है। नॉर्मली मसल्स जो स्केलेटल मसल्स हैं, हमारे स्केलेटल मसल्स बाजू के हैं, टांगों के हैं, वो फौरन ऐसे नीचे आ जाते हैं, ऊपर जाके फौरन डीपोलराइजेशन से वापस नेगेटिव हो जाते हैं। यहाँ पर फर्क है, यहाँ पर एक प्लाटू फेज आ जाता है जो यहाँ से लेकर यहाँ तक तकरीबन मेम्ब्रेन पोटेंशियल स्टेबल रहता है। इसको हम समझते हैं। ये जो इम्पल्स यहाँ से लेकर थोड़ी सी नीचे आई है, दिस इज बिकॉज पोटेशियम कुछ हद तक बाहर निकलता है मगर फौरन स्टॉप हो जाता है। यहाँ पर रुकने की वजह कैल्शियम इनफ्लक्स है। इसका मतलब ये है कि जैसे ही मेम्ब्रेन पोटेंशियल 20 से थोड़ा नीचे आया, खास किस्म के कैल्शियम चैनल्स ओपन होते हैं जो इनफ्लक्स करके प्लाटू फेज बना देते हैं। इसका फायदा क्या है कि देर तक कॉन्ट्रैक्शन होती है, प्रॉपर कंट्रैक्शन है ताकि एट्रिया अच्छी तरह ब्लड को वेंट्रिकल्स तक जा सकें और फिर वेंट्रिकल्स अच्छे तरीके से ब्लड को आगे पुश कर सकें। फाइनली व्हाट हैपेंस इज कि यहाँ से पोटेशियम मूव्स आउट। अब ये जो इम्पल्स यहाँ से ट्रेवल करती है वापसी की तरफ, इसे पोटेशियम ई फ्लक्स कहते हैं और दिस इज गोइंग टू बी रिटर्निंग टू द बेस, नेगेटिव पे वापस जाएगा और इसे कहते हैं रीपोलराइजेशन, दोबारा से नेगेटिव हो जाना। ये थोड़ी देर के लिए रीपोलराइजेशन हुई थी, तो दिस इज सोडियम इनफ्लक्स, डीपोलर हुआ, थोड़ी सी अर्ली रीपोलराइजेशन हुई, फिर कैल्शियम की वजह से प्लाटू फेज आया, फाइनली पोटेशियम बाहर गया तो ये रीपोलराइजेशन हो गई। मगर यहाँ तक जब -90 है तो वहां तक रीपोलराइजेशन होती है, मगर सेल ज्यादा नेगेटिव होता है बिफोर इट टर्न्स बैक एंड रीचेज -90। इसे कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलर का मतलब ज्यादा नेगेटिव हो जाना, -90 से भी ज्यादा नेगेटिव हो जाना। इसकी खास इंपॉर्टेंस है, वो क्या है मैं बताने लगा।
यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वो पीरियड है जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड कहलाता है। एब्सोल्यूट का मतलब है कि एब्सोल्यूटली नई इम्पल्स नहीं जनरेट होएगी इस टाइम फ्रेम तक। यहाँ पर तो नॉर्मली एक नई आ जाएगी। इस टाइम फ्रेम की खास बात यह है कि वो कहता है कि भाई जो मर्जी कर लो, यहाँ से यहाँ तक मैं एक नई कार्डियक इम्पल्स जनरेट नहीं होने दूंगा। जबकि इसी टाइम फ्रेम को आप यहाँ से यहाँ तक ले जाएं तो दिस टाइम फ्रेम बिकम्स क्रिटिकल, क्योंकि ये है रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। वो कहता है कि अगर बहुत स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस आया, एक के बजाय 2 या 3 पावर वाला स्टिमुलस आया, तो इम्पल्स वहाँ की बजाय जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। जल्दी इम्पल्स स्टार्ट होने का नुकसान सिर्फ रेट बढ़ना नहीं है। इम्पल्स अगर जल्दी स्टार्ट हो जाए इन दी रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड तो रेट भी बढ़ेगा और मरीज को एरिदमियाज हो जाएंगे। सिर्फ रेट नहीं बढ़ेगा, रिदम भी खराब हो जाएगा। ये मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। ये एक ईसीजी की ट्रेसिंग्स में बना रहा हूँ। अब एक प्रॉपर रेट के साथ आते रहना, से फॉर एग्जाम्पल 70 है, 80 है, 90 है, तो रिदम भी रेगुलर है इस मरीज का एज कंपेयर टू जो मैं अब रिदम बताने लगा हूँ। दिस इज अ पी वेव, दिस इज अ क्यू वेव। ये नॉर्मल रिदम था। मरीज को क्या हुआ, अब आप नोट करें और मुझे बताएं कि क्या इम्पल्स में चेंजेस देख रहे हैं आप। अब इसमें रिदम इज रेगुलर, इम्पल्स ठीक वक्फे के साथ आ रही है, या मैंने शायद थोड़ा गलत बना दिया, मगर इम्पल्स ठीक वक्फे के साथ आ रही है। बट देर इज एन एब्सेंट वेव। वो कैसे, भी समझाते हैं। ये है पी फॉर पाकिस्तान वेव। हर की और से पहले एक पी फॉर पाकिस्तान वेव है और दिस इज अ टी फॉर टर्की वेव। अब हमारे मरीज में मैं देखते हैं कि सिर्फ एक वेव आ रही है, दूसरी वेव जो ग्रीन वाली है वो है ही नहीं। ऐसा ही है, क्यूरस कम्प्लेक्सेस बराबर आ जा रहे हैं, वो ऊपर भी आ रहे थे। तो एक वेव जो एब्सेंट है वो एब्सेंट पी वेव होती है हमेशा, पी फॉर पाकिस्तान वेव। इफ द रिदम इज रेगुलर एंड देर इज एब्सेंट पी वेव, इसे कहते हैं सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। मतलब ये है कि एट्रिया से ओरिजिनेट कर रहा है रिदम। इसका दूसरा नाम है AVNRT, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड री एंट्रेंट टेकिकार्डिया। समझाता हूँ। ऐसे नोड से एवी नोड में पल्स गई, वहां से इसने आगे जाना था, वो पल्स आगे जा रही है मगर वो फिर वापस रिटर्न भी कर रही है एवी नोड से ही। तो एवी नोड से ही रिटर्न हो रही है और एक ना स्टॉप होने वाला फिनोमिना स्टार्ट हो गया, री एंट्री हो गई है। AVNRT is a form of SVT, supraventricular tachycardia. इसमें रिदम इज रेगुलर, एब्सेंट पी फॉर पाकिस्तान वेव्स। अब अगर मैं आपको एक और रिदम समझाऊं, अब आप नोट करें कि क्यूरस कम्प्लेक्सेस रेगुलर रिदम पे नहीं आ रहे। इसका मतलब है कि एक तो ये रिदम इरेगुलर है, दूसरा क्या है, सिर्फ एक वेव मिल रही है। इसका मतलब है कौन सी वेव एब्सेंट है, अगेन द वेव दैट इज एब्सेंट इज पी वेव। अब है ये भी एक तरह का सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, मगर चूंकि ये इरेगुलर है इसे एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं। हबीबा क्या फ़र्क है AVNRT में और एट्रियल फिब्रिलेशन में, ट्राई करें प्लीज। सर उसमें रिदम जो है वो रेगुलर था, क्या इसमें बात, इरेगुलर है। वेल डन। और उसमें और बताएं। सर बाकी तो यही है, उसमें भी एब्सेंट थी पी वेव और इसमें भी एब्सेंट है। मेरे ख्याल से आपने बहुत अच्छा आंसर दे दिया है, वेरी वेल डन। कि SVT ही हैं दोनों, मगर रिदम का फर्क है और आपने अच्छे से इसको असेस कर लिया है। एक्सलेंट।
अब यहाँ पर एक और रिदम है जो मैं आपसे डिस्क्राइब कर देना चाहता हूँ कि कुछ पेशेंट्स में कंजेनिटली ये होता है कि ये आपका वो है नॉर्मल पाथवे है, तो यहाँ पर उन पेशेंट्स में एक और पाथवे बना हुआ होता है जो एब नॉर्मल पाथवे है। नॉर्मली इधर से इम्पल्स ने जाना है, तो इन पेशेंट्स में कभी इम्पल्स इससे भी जा सकती है, या वो इधर से जाएगी और इधर से वापस आ जाएगी, या वो दूसरी तरह चलना शुरू हो जाएगी। यानी कि वो नोड के बजाय इस एक्स्ट्रा पाथवे से री एंट्री करेगी, तो इसे एट्रियोवेंट्रिकुलर री एंट्रेंट टैकिकार्डिया कहते हैं। एन इसलिए हटा दिया कि बजाय इसके कि वो एवी नोड से करे, वो इस एक्स्ट्रा पाथवे से जाती है जिसे बंडल ऑफ केंट कहा जाता है। बंडल ऑफ केंट की वजह से द प्रॉब्लम दैट अराइजेज इज कि एक खास किस्म की वेव प्रोड्यूस होती है जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के शुरू में एक स्लरिंग सी आ जाती है, एक एबनॉर्मल सी शेप बन जाती है। वो शेप क्या है? वो यहाँ से एक एक्स्ट्रा वेव बन रही है जो नॉर्मल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में नहीं होती। इस वेव को डेल्टा वेव कहते हैं। दिस इज द डेल्टा वेव ऑफ द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। बाकी आप नोट करें कि वेव आपके पास एक ही आ रही है, इसका मतलब है इसमें भी क्या चीज़ एब्सेंट है? एब्सेंट पी वेव। रिदम रेगुलर है, मगर एक्स्ट्रा क्या है? डेल्टा वेव है बिकॉज ऑफ बंडल ऑफ केंट। इसका नाम AVRT है। ये भी एक SVT की टाइप है, मगर इसका प्रॉपर नाम है वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम, ऑल्सो नोन एज WPW। नॉर्मल एब्सेंट होता ECG में डेल्टा वेव नहीं होगी, दैट्स गुड पॉइंट। नॉर्मली यू विल फाइंड अ वेव जो P वेव, QRS वेव और T वेव कहलाएगी। अब खास बात क्या है सुप्रा वेंट्रिकुलर या वेंट्रिकल से ऊपर होने की, एट्रिया से इनलार्ज करने की? जो क्यूरस कॉम्प्लेक्सेस हैं वो नैरो रहते हैं। अगर क्यूरस इज ब्रॉड, फिर क्या ओरिजिनेशंस हैं? इसका मतलब है कि द इरेगुलर रिदम इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द वेंट्रिकल्स। अब जैसे सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया था, वैसे ही वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया भी हो सकता है। वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया में कॉम्प्लेक्सेस ब्रॉड होंगे, यानी कि विड्थ बढ़ी हुई होगी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की। जब विड्थ ज़्यादा होती है तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस आर ब्रॉड, और अगर रिदम रेगुलर है तो इट इज़ VT, ये वही वाली बात हो गई। और अगर रिदम इरेगुलर है तो इसे वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कहते हैं। एट्रिया भी फिब्रिलेट करते हैं, मगर अगर वेंट्रिकल्स फिब्रिलेट कर जाए तो वेंट्रिकल ही ने तो ब्लड पहुंचाना है पूरी बॉडी में, तो इसे डाइंग रिदम भी कहते हैं। यानी कि अगर फौरन से हमने मरीज को ठीक ना किया, इम्प्रूव ना किया, तो द पेशेंट कैन डाई। एक खास किस्म का वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया है जो वैक्सिंग और वेनिंग करता है, यानी कि कम होके फिर बढ़ता है, फिर कम होके फिर बढ़ता है। इसका नाम है टॉर्सेड्स डी पॉइंटीज। ये खास टाइप ऑफ VT है। मैंने आज आपको रिदम्स में कुछ टैकिकार्डिया के रिदम्स ECG पे और उनकी इंपॉर्टेंस समझाई है। मूविंग बैक टू जो मैंने वेंट्रिकल के मसल की डीपोलराइजेशन यहाँ आपको समझाई है, कीपिंग दैट इन माइंड, ये शेप SA नोड या AV नोड की डीपोलराइजेशन है। जो बॉस है SA नोड
इसलिए द बिगेस्ट बॉस है। जैसे अब आर्मी में आप सिपाहियों की बात करें जिन्होंने काम करना है, लेते लेते आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात करें, तो एसए नोड इज अ चीफ ऑफ स्टाफ जो बताएगा उन फौजियों को जो मसल सेल्स हैं कि आपने किस स्पीड से कंट्रैक्ट करना है। तो डीपोलराइजेशन स्टार्ट होते वक्त सोडियम इनफ्लक्स जरूर है यहाँ पर, मगर ये स्लो सोडियम चैनल्स हैं, इसलिए इनको फनी स्लो सोडियम चैनल्स भी कहते हैं। क्योंकि बॉडी में शायद सिर्फ यहाँ पर ही स्लो चैनल्स हैं सोडियम से रिलेटेड, वरना कहीं और स्लो चैनल्स नहीं है। असल डीपोलराइजेशन यहाँ से स्टार्ट होती है और फौरन ही पीक पे पहुंच जाती है। और ये जो फौरन पीक पे पहुंचती है, इट इज बिकॉज ऑफ कैल्शियम इनफ्लक्स। इसलिए डीपोलराइजेशन स्पेशलाइज्ड सेल्स में कैल्शियम इनफ्लक्स से है, रीपोलराइजेशन दोबारा से पोटेशियम से है, ये भी हाइपरपोलराइजेशन करके दोबारा से अपनी इम्पल्स को जनरेट कर लेगा। यहाँ +20 से नज़दीक होने का ये फायदा है कि ये फौरन ही 20 तक पहुंच जाता है। ऐसे नोड की वजह से ऑटोमेटिसिटी है हार्ट की, कि वो खुद ही अपना करंट जनरेट करके खुद ही नर्व्स के थ्रू हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करते रहता है। अगर हार्ट को निकाल के उसकी नर्व्स इंटैक्ट रखी जाए और आर्टरीज और वेन्स को आपस में इनके साथ मतलब हार्ट के साथ किसी तरीके से कनेक्ट कर दिया जाए, तो वो खुद ही कॉन्ट्रैक्ट करता रहेगा, रिलैक्स करता रहेगा। अगर किसी वजह से एसए नोड खराब होता है तो ये जिम्मेदारी एवी नोड ले लेता है। वो स्लो रेट पे चलाएगा, उसके हाफ रेट पे। और एवी नोड को अगर आप निकाल देते हैं तो फिर परकिंजिया फाइबर्स उससे भी कम रेट पे इस चीज को स्टार्ट कर देंगे, मगर कंट्रैक्शंस होती रहेंगी। चूंकि ये जल्दी 20 के नजदीक है, इसलिए ये बॉस है। और इसी की बेस पे अब जो खास बात है, सोडियम के जो फनी चैनल्स हैं उनकी खास बात क्या है कि इसकी शेप पे डिपेंडेंट है रेट को। अगर इसकी शेप ऐसे हो गई या प्लेटू बढ़ गया है तो हार्ट रेट ज़्यादा होगा, और अगर इसकी शेप ऐसे है तो वही रेट कम हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम इन सोडियम चैनल्स के ऊपर काम करें तो मरीज का सुप्रावेंट्रिकल टैकिकार्डिया में रेट ज़्यादा या कम हम खुद से कर सकते हैं। ये बात करूंगा कि कुछ ऐसी मेडिसिन हैं लाइक डाइजॉक्सिन, लाइक बीटा ब्लॉकर्स, लाइक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, जो इस प्लाटो पे काम करती हैं, एसए नोड के एवी नोड के प्लाटो पे काम करती हैं और इसको इसकी स्लोप को कम करती हैं, जिसकी वजह से रेट कम होता है। अब ये तीनों क्या करेंगे? रेट कम कर देंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूं। रेट कम हो जाएगा बट नो इफेक्ट ऑन द रिदम। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है समझने की, खास तौर पे कहां पर? एट्रियल फिब्रिलेशन में। क्योंकि इसमें हमें सिर्फ रेट कम नहीं करना था, हमें रिदम भी कंफर्म करना, ठीक करना है। मगर हो सकता है कि एक्यूट फेज में हम सिर्फ रेट को ठीक कर ले, रिदम हम बाद में ठीक करने की कोशिश करें। रेट का ये मतलब है कि रेट बहुत ज़्यादा हो सकता है, 140, 180, बहुत ज़्यादा फास्ट एट्रिया कंट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हमें इसके रेट को वापस लेके आना है 80, 70, 80, 90 पे। तो ये 3 ड्रग्स हैं जो ये काम कर सकती हैं। किसमें? एसवीटी में भी, एट्रियल फिब्रिलेशन में भी। रिदम और रेट दोनों फास्ट हैं इस मरीज के। अब हो सकता है कि ये मरीज यहाँ पे कंट्रैक्शन करे। अब देखो रेट कम हो गया ना, रेट स्लो हो गया। जहाँ पर
3-4 कंट्रैक्शंस आ रही थी, वहाँ अब 2 आ रही हैं, मगर रिदम रेगुलर नहीं है। रेगुलर कैसे देखेंगे आप कि दरमियान में जो गैप था वो डिफरेंट है, बराबर गैप नहीं है, इसलिए रिदम एबनॉर्मल ही है, मगर रेट स्लो हो गया है। रेट को ठीक करने में भी बेनिफिट है। रेट बेनिफिट कम करने से ये होगा कि एटलीस्ट ट्रांसफ्यूजन यानी कि ब्लड आगे मुनासिब तरीके से मूव करता रहेगा, ऑर्गन्स को सप्लाई करता रहेगा। रिदम ठीक करने के लिए हमें कुछ और ड्रग्स देनी पड़ेंगी, सच एज अमीडारोन, फ्लिकेनाइड, लाइडोकेन एटसेट्रा। अब इन मेडिसिन की क्या खास बात है, ये रिदम पे कैसे इफेक्ट करती हैं? ये जाकर इफेक्ट करती हैं इन सोडियम चैनल्स को, यानी कि ये इसको कम ऊपर जाने देंगी और देर से नीचे आएगा, रेट भी कम होगा, स्पीड भी कम होगी और रिदम भी इम्प्रूव कर जाएगा। इसलिए रिदम को ठीक करने के लिए ये मेडिसिन ज़्यादा बेहतर हैं एज कंपेयर टू द ओनली वंस एक्टिंग ऑन द एसए या एवी नोड। अमीडारोन की खास बात क्या है कि वो सिर्फ सोडियम पैक नहीं करती, वो पोटेशियम इफ्लक्स को भी लेट कर देती है। तो बिकॉज ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द टू, पोटेशियम चूंकि बाहर मूव कर रहा है, तो एमिड्रोन पोटेशियम चैनल्स पर भी एक्ट करके रिदम को इम्प्रूव करती है। एट्रियल फिब्रिलेशन के मरीज के अंदर क्लॉट बनने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसलिए हम मरीज को वॉरफरिन देते हैं या कुछ नई ड्रग्स हैं जैसा कि रिवारोक्साबान, अपेक्साबान, ईडोक्साबान। ये डायरेक्टली फैक्टर 10 पे एक्ट करती हैं और क्लॉट नहीं बनने देती एट्रियल फिब्रिलेशन के मरीज में। वो मरीज जिसको एट्रियल फिब्रिलेशन हो, उसका एक खास स्कोर कैलकुलेट करते हैं। चैडवास्क स्कोर कैलकुलेट करने के बाद ये फैसला करते हैं कि उनको इन दोनों में से कोई चीज़ देने की ज़रूरत है या नहीं है। फिर हम वो ट्रीटमेंट यानी कि इनमें से कुछ चीज़ स्टार्ट कर देते हैं। अब एक टेक्निकल बात वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम के बारे में। डाइजॉक्सिन, बीटा ब्लॉकर और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यहाँ पर ब्लॉक पैदा करती हैं। ये सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया बाकी में तो बहुत अच्छा है, मगर अगर हमारे मरीज को बंडल ऑफ केंट है, वुल्फ पार्किंसन वाइट है, तो यहां से इम्पल्स अगर आपने स्टॉप की तो दूसरी तरफ से इम्पल्स ज्यादा तेजी से निकलना शुरू हो जाएगी और वो वुल्फ पार्किंसन वाइट को खराब कर देगी, ज्यादा नुकसानदेह हो जाएगी। इसलिए वी नीड टू अवॉइड बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और इवन डाइजॉक्सिन को भी अवॉइड करना है। हम फ्लिकेनाइड दे सकते हैं, एमिडोरॉन दे सकते हैं इन WPW। यह था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर जहन में क्वेश्चन आए तो कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि तमाम वीडियोस आपको टाइमली पहुंचती रहें।